हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही नीट का एग्ज़ाम होता है और की आनी शुरू होती है, बच्चों को अपने अपने स्कोर्स का अंदाज़ा पड़ने लग जाता है। और जैसे ही अपने स्कोर का अंदाज़ा पड़ता है, बच्चे और उनके पेरेंट्स चिंता में पड़ जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि अब उनको क्या करना है। उन्हें अगर उस बच्चे का सपना है कि मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, तो फिर ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। नेचुरल है कि अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, किसी के 500, किसी के 450 स्कोर है। वो बच्चे कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। देखिए, इस साल ऑलमोस्ट 18.5 लाख स्टूडेंट नीट में बैठे हैं, और इसमें से अगर हम एग्जाम के लेवल की भी बात करें तो मेरा जो सर्वे है, मैंने एक सर्वे अपने चैनल पे डाला था और उस पर करीब 4000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। 70% से ज़्यादा लोगों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था। अगर पेपर मॉडरेट है तो निश्चित रूप से इस बार जो ओवरऑल कट ऑफ जाएगी वो कम से कम 600 से ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। अब अगर आपका 600 से ऊपर का स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कोई ठीक ठाक सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका स्कोर इससे कम है तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बात करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से अपनी मेडिकल की शिक्षा करें, क्योंकि उन्होंने 1 या 2 बार रिपीट कर लिया है और फाइनली अब वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आज हमको करना है वो ये है कि एनएमसी गजट 2021 आया, उसके बाद स्टडी ओवरसीज का बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि मेडिकल कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स से कम यानी 54 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 कंट्रीज जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है एज पर एनएमसी गजट। वो 5 कंट्रीज, वो टॉप डेस्टिनेशंस जहां पर अब आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा सकते हैं अगर आप मेडिकल स्टडीज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें से रूल आउट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन, जैसे कि वहां पर इंटर्नशिप है या नहीं है, वहां के कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ्स है या नहीं है, वहां की पूरी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में होती है या नहीं है। ये सब कंडीशंस को जो फुलफिल करते हैं वही ऑप्शंस मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो मैं इसमें सेलेक्टिवली सिर्फ 5 कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं, वो 5 कंट्रीज जो काफी क्लोज हैं एनएमसी गजट के हिसाब से और ज्यादातर कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कंडीशंस की जिसके बेसिस पे हमें एनएमसी गजट को इवैल्यूएट करना है, जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन से कंट्रीज में आप जा सकते हैं और कौन से कंट्रीज में आप नहीं जा सकते हैं। तो इसमें लिस्ट में मैंने 5 कंट्रीज को रखा है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, रशिया और कजाकिस्तान है। अब इनके क्या फायदे हैं, कौन से नुकसान है और इनमें से कौन सा टॉप ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं सिर्फ आपके लिए कंपैरिजन करके देने वाला हूं और उस कंपैरिजन के बाद डिसीजन पूरी तरीके से आपका अपना होगा। डिसीजन का क्राइटेरिया, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज की, और वो सिमिलैरिटीज के जो पॉइंट्स हैं वो है कौन से कंट्रीज हैं जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो इस ऑप्शन में इजिप्ट में पूरी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में होती है, इसलिए ये ऑप्शन ओके है। बांग्लादेश में पूरी स्टडीज इंग्लिश में होती है, नेपाल में पूरी स्टडीज इंग्लिश में होती है। इसके अलावा अगर आप रशिया और कजाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको रशिया में स्पेसिफिकली ये डिसाइड करना है कि आपका जो कॉलेज है वो रशियन एम्बेसी की लिस्ट में इंग्लिश मीडियम में लिस्टेड होना चाहिए, यानी कि वो बाइलिंगुअल कॉलेज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम कोर्स का करते हैं तो रशिया में भी इंग्लिश मीडियम कोर्सेज या इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाले कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान के भी जो मेन कॉलेजेस हैं जो जिनमें क्वालिटी ऑफ स्टडीज बहुत अच्छी है, उन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां पर पूरी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप की बात करें तो यहां पर अगर बहुत स्पेसिफिकली हम बात करें तो 3 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इंटर्नशिप पहले से भी होती थी। वो कंट्रीज हैं बांग्लादेश जहां पर 1 साल की इंटर्नशिप होती थी, नेपाल जहां पर 1 साल की इंटर्नशिप होती है, और इसके अलावा इजिप्ट जहां पर
1 साल और 2 साल दोनों तरह की इंटर्नशिप्स होती है। एक्चुअल में यहाँ पर आपको पर मंथ इंटर्नशिप का पे करना होता है, और अगर आप 1 साल का इंटर्नशिप का पे करते हैं तो आप 1 साल इंटर्नशिप करके ज्यादातर कॉलेजेस में से अपना सर्टिफिकेट और अपनी रिपोर्ट्स इंटर्नशिप की ले सकते हैं 365 डेज की। वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप 2 साल की इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो 2 साल की इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है रशिया और कजाकिस्तान। रशिया के अंदर अगर हम बात करें तो अभी अभी कुछ नए अपडेट्स आए हैं, और इस अपडेट्स में कुछ एम्बेसी की साइट पे भी अपडेट्स डाले गए हैं, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि अब वहां पर 1 साल की इंटर्नशिप होगी। लेकिन वहां का जो टोटल कोर्स है उसका ड्यूरेशन है 6 इयर्स, जबकि नेपाल, बांग्लादेश और इजिप्ट तीनों ही कंट्रीज का कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स। तो अगर आप बात करते हैं रशिया की, तो रशिया में आपको 6 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके अलावा 1 साल की इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ेगी। और कजाकिस्तान में भी कुछ कॉलेजेस इंटर्नशिप करा रहे हैं, तो आप उन कॉलेजेस में 5 इयर्स का कोर्स करने के बाद 1 साल की एडिशनल इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के कंडीशन पे भी ये 5 कंट्रीज फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप उसी कंट्री में उसी कॉलेज से करनी होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब वहां के हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल हो या उस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हो। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन एनएमसी गजेट बोलता है वो कंडीशन है कि वहां पर कम से कम 4.5 इयर्स यानी कि 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टडीज का। और इसी के कारण फिलीपींस अब इस लिस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट में कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स, बांग्लादेश में कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स, नेपाल में भी कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स। तो ये तीनों कंट्रीज में 5 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन है। रशिया का कोर्स ड्यूरेशन है 6 इयर्स, और इसी के साथ साथ कजाकिस्तान का कोर्स ड्यूरेशन है 5 इयर्स। तो इन सभी कंट्रीज का कोर्स ड्यूरेशन 4.5 इयर्स से ज्यादा है, इसलिए ये सभी क्वालिफाई करते हैं। अब ये वो कंडीशंस है जिसकी वजह से ये 5 कंट्रीज लगभग क्वालिफाई कर रहे हैं एज पर एनएमसी गजेट। और इसके अलावा एक आध कंट्री और है, लेकिन क्योंकि वो नए ऑप्शन है इसलिए उसके बारे में मैं अभी टॉप 5 ऑप्शंस में डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आप इसके लिए सीधी सीधी चीज है कि कुछ कंपैरेटिव फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, अगर हम एनएमसी गजेट की बात करें तो इसके पीछे मकसद क्या है? एनएमसी गजेट को लाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हाई किया जाए, एक फिल्ट्रेशन लगाया जाए मेडिकल स्टडीज के ऊपर, और वही कंट्रीज को अलाउ किया जाए जो कि अप्रोप्रिएट और जो कि प्रॉपर एजुकेशन मेडिकल स्टडीज की दे रहे हैं, और ताकि बच्चे आराम से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर पाएं। क्योंकि जब बच्चे नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी में स्ट्रगल करते हैं, इससे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सभी को बहुत कष्ट पहुंचता है, और शायद यही मंशा रही होगी गवर्नमेंट की। और इस वजह से मैं अब आपको वो क्राइटेरिया बताने वाला हूं जिसके आधार पे आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीजें आपको देखनी जरूरी है। तो चलिए, इस क्राइटेरिया की लिस्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कौन से कंट्री हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की बहुत अच्छी है, उनके साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, और उसमें पेशेंट फ्लो कितना है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो है और कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं तो आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिल पाएगा, आप क्लिनिकल एक्सपोजर ले पाएंगे। और अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाता है तो उसके बाद आप यूएसएमएलई, प्लैब भी दे सकते हैं, और नेशनल एग्जिट टेस्ट जो होने वाला है उसके अंदर भी क्लिनिकल के लिए अलग से एक टेस्ट रखा गया है जिसमें आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस और क्लिनिकल नॉलेज चेक की जाएगी। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके कॉलेज के साथ अच्छा खासा हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो है डिजीज पैटर्न। अगर उस कंट्री के डिजीज पैटर्न आपके कंट्री से डिफरेंट है तो नेचुरल है कि वो नॉलेज आपके लिए उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, उसका यूज आपके लिए थोड़ा सा कम होगा। इसलिए आपको डिजीज पैटर्न और वेदर कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वेदर आपकी कंट्री जैसा ही है तो डिजीज पैटर्न भी लगभग आपके जैसा ही होगा। तो इसलिए हमें वो भी चेक करना होगा। और एट लास्ट
आपको नेचुरली बजट भी चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत कॉस्टली बजट ऑप्शन पे चले जाएं और उसके कारण आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही पैसा खर्च करना चाहते हो तो फिर आपके पास इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है यूएसएमएलई, प्लैब एंड अदर कंट्रीज लाइसेंसिंग एग्जाम सक्सेस रेशो। वो कौन से कंट्रीज हैं जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं आराम से यूएसएमएलई, प्लैब और बाकी एंट्रेंसेस क्वालिफाई कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग्स और ये यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है। तो अगर हम इस लिस्ट में बात करें तो इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर हम टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज़ की रैंक बहुत अच्छी है। इसके अलावा और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई 100 साल पुरानी, कोई 150, कोई 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इसलिए आप ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें, यहाँ की सभी कॉलेजेस जिनके अंदर आप पढ़ने जाते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। करीब 72 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन आपको सार्क या दूसरे प्रोसेसेस से हो सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन बचता है। ये सभी कॉलेजेस पढ़ाई में अच्छे हैं, इनका पुराना एफएमजी सक्सेस रेशो अच्छा रहा है, लेकिन अगर हम इसको वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा हाई वर्ल्ड रैंकिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में भी ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उन्हीं में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जैसे कि बीपी कोइराला या पाटन या और कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज, तो फिर आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है और इस एंट्रेंस में अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके 25 ईयर्स के लगभग पूरे हो चुके हैं, इन कॉलेजेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात है कि उनका एजुकेशन सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट एक जैसा है और इसलिए बांग्लादेश और नेपाल दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। अब अगर हम इसी लिस्ट में बात करें वर्ल्ड रैंकिंग की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज रशिया की और कुछ सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज कजाकिस्तान की जो पुरानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी कुछ वर्ल्ड रैंकिंग अच्छे हैं, तो ये भी इस लिस्ट में अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि रशिया का कोर्स ड्यूरेशन 1 साल ज्यादा है और कजाकिस्तान की सभी यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रैंकिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, कुछ सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा गहन चिंतन भी करें और अच्छे से जांच पड़ताल कर लें और जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा अगर आप रशिया जाना चाह रहे हैं तो वहां पर बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं हो, कोर्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। अब अगर हम ज्यादातर इजिप्ट के हॉस्पिटल्स की बात करें तो सभी कॉलेजेस के कैंपस के अंदर ही कम से कम 7 से लेकर 11-12 हॉस्पिटल सभी कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनमें 3000 से लेकर 5500 बेड के हॉस्पिटल्स हैं और इनमें रोज का 8 से लेकर 12000 पेशेंट्स का फ्लो है और इसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है। इतने ज्यादा बेड्स होने की वजह से आपको अच्छा एक्सपोजर मिल पाता है, क्योंकि सब अलग अलग क्लिनिकल एरियाज के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ मिल पाता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर 500 से लेकर 1000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, कुछ में 750, किसी में 500 और किसी में 1000 बेड के हॉस्पिटल्स हैं। तो जिस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स शहर के बीचों बीच हैं या जो कॉलेजेस शहर के बीच में हैं, वहां पर पेशेंट फ्लो थोड़ा ठीक ठाक है और उन कॉलेजेस को आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से नेपाल में भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, और वो अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए, आप मेरे चैनल पे बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल और सब कंट्रीज के आप वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कि कौन से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन नेपाल में भी आपको ऑलमोस्ट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 500 से लेकर 1000 बेड के हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे और क्योंकि
ज़्यादातर अलग अलग सिटीज़ के अंदर जो कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो इसलिए पेशेंट फ्लो यहाँ पर भी ठीक है और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर एजुकेशन मिलता है इंडिया के जैसा, तो इसलिए स्टूडेंट्स आराम से एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रशिया और कजाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है और यहाँ पर सभी कॉलेजेस के साथ हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड नहीं होते, जबकि रशिया में तो होते हैं, लेकिन कजाकिस्तान में सभी कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच नहीं होते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या उस कॉलेज के विद इन कैंपस हॉस्पिटल्स हैं या उसके साथ कुछ हॉस्पिटल अटैच किए गए हैं या एसोसिएटेड हैं। ये सब जानकारी लेने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर उस कॉलेज के अंदर अगर खुद के हॉस्पिटल्स हो और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हो और उनके अंदर अच्छा खासा पेशेंट फ्लो हो, तो आपको वही कॉलेजेस सेलेक्ट करने चाहिए। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं पेशेंट फ्लो की। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इजिप्ट के अंदर, वापस एक बार पेशेंट फ्लो पे आ रहे हैं, इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पर 8 से लेकर 12,000 पेशेंट्स पर डे का पेशेंट फ्लो होता है एक हॉस्पिटल के अंदर। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पर 4th और 5th ईयर में जब आपकी क्लिनिकल एक्सपोजर होती है तो आपके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। आप वहां पर जाके पूरा क्लिनिकल साइंसेस पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इजिप्ट में, नेपाल में और बांग्लादेश में, इन तीनों कंट्रीज में आप डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हम लोगों को डायरेक्ट पेशेंट से बात करने का मौका मिलता है, ठीक इसी तरीके का ऑप्शन आपके पास इन कंट्रीज में भी है। तो इसलिए यहां पर पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा है, कम से कम 8 से लेकर 12,000 पेशेंट्स। बेड्स भी हॉस्पिटल के ज्यादा हैं, हॉस्पिटल्स बहुत ह्यूज है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में 1,000 से लेकर 2,000 पेशेंट्स पर डे का पेशेंट फ्लो है ज्यादातर हॉस्पिटल्स में। और जैसा मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स कंपैरेटिवली छोटे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स हैं, इसलिए अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। और लगभग यही स्थिति आपको नेपाल में मिलती है। 1,000 से 2,000 3,000 पेशेंट्स आपको पर डे का पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल्स में होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कजाकिस्तान की और रशिया की, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल अगर होगा भी तो क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली डिजीज पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की वेदर कंडीशन अलग है और क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इस वजह से पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पेशेंट फ्लो कम मिलेगा। इसके अलावा एक बात और है कि 2021 तक रशिया इंटर्नशिप नहीं कराता था। गजट नोटिफिकेशन आने के बाद ही रशिया ने इंटर्नशिप कराने का डिसीजन लिया है। ठीक इसी तरीके से कजाकिस्तान में भी पहले इंटर्नशिप नहीं हुआ करता था, अब ज्यादातर कॉलेजेस इंटर्नशिप की तैयारियां कर रहे हैं। पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां पर इंटर्नशिप नहीं किया करते थे, तो ये पूरा सेटअप वहां के लिए नया है और इसलिए इंटर्नशिप के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा, क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स आपके अच्छे हों और आप आराम से क्लिनिकल का एग्जाम चाहे यूएसएमएलई, प्लैब या नेक्स्ट का क्लियर कर पाए। अब हम बात करते हैं वेदर कंडीशन की, क्योंकि वेदर कंडीशन इसलिए भी देखना जरूरी है कि एक तो आपका वहां रहना आसान हो जाता है, इसके अलावा एक फायदा और होता है आपको कि आपको डिजीज पैटर्न सेम मिलता है। अगर आप मॉडरेट टेम्परेचर में जाते हैं जहां पर टेम्परेचर 5-7 डिग्री से लेकर 30-40 डिग्री के बीच में वेरी करता है, तो आपको ऑलमोस्ट सेम डिजीज पैटर्न मिलता है जो कि इंडिया में होता है। और इस लिस्ट में अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट में मिनिमम टेम्परेचर 4-5 डिग्री जाता है, मैक्सिमम 40-42 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम इंडिया जैसा ही वेदर कंडीशन है, बल्कि वहां का कंपैरेटिवली, मतलब वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होती और वेदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली ड्राई रहता है। इसके बाद बांग्लादेश क्योंकि बे ऑफ बंगाल के पास है तो थोड़ा सा ह्यूमिड है, लेकिन जैसा कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल में वेदर रहता है उसी तरह का टेम्परेचर आपको वहां पे मिलता है और इसीलिए ये भी डिजीज पैटर्न में बिल्कुल इंडिया के जैसा ही है। सेम कंडीशन नेपाल में भी है। नेपाल के कुछ एरियाज थोड़े से कोल्ड हैं, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर पैटर्न जो है वो इंडिया जैसा ही है। तो यहाँ पर डिजीज पैटर्न भी आपको इंडिया जैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रशिया की और कजाकिस्तान की, तो यहाँ पर ज्यादातर सिटीज बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, टेम्परेचर कहीं कहीं पर -10, -15 तक भी ड्रॉप होता है। तो उस वजह से यहाँ पर डिजीज पैटर्न कंपैरेटिवली थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इस वजह से आपको ये ध्यान देना है कि आपको उन सब डिजीजेस की नॉलेज हो जिनकी
फ्रीक्वेंसी या जिनकी ऑकरेंसेस इंडिया में ज़्यादा होती है, जिससे कि आपको वो नॉलेज बहुत काम आ सके, स्पेशली नेक्स्ट के एग्ज़ाम के समय पे। तो इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो ये 3 कंट्रीज ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, नेपाल, बांग्लादेश और इजिप्ट। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, यूएसएमएलई प्लैब सक्सेस रेशो पे। यूएसएमएलई यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स इंडिया से या फॉरेन से मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए यूएस या यूके जाना चाहते हैं या दूसरे किसी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। यूएस के लिए यूएसएमएलई क्लियर करना पड़ता है, यूके के लिए प्लैब क्लियर करना पड़ता है। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में भी अलग अलग लाइसेंसिंग एग्जाम है। अगर हम सक्सेस रेशो की बात करें तो यूएसएमएलई के सक्सेस रेशो में इजिप्ट 7th नंबर पे आता है। अगर आप ECFMG की वेबसाइट पे जाते हैं, आप लिस्ट देखते हैं कि कौन से टॉप कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूएसएमएलई क्रैक करते हैं, तो वहां पे 7th नंबर पे आपको इजिप्ट मिलेगा। टॉप 10 की लिस्ट में आपको नेपाल भी मिल जाएगा। इसके अलावा इनमें से और कोई भी कंट्री आपको यूएसएमएलई की लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो अगर यूएसएमएलई और प्लैब की सक्सेस लिस्ट की बात की जाए तो इजिप्ट का और नेपाल का यूएसएमएलई प्लैब सक्सेस रेशो काफी अच्छा है, और इस लिहाज से इन कंट्रीज को मैं थोड़ा सा अपर एज दूंगा। और क्योंकि यहाँ पर यूएसएमएलई और प्लैब का सक्सेस रेशो अच्छा है और यूएसएमएलई पूरी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पे काम करता है, तो आप जब नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको फायदा रहेगा। इसके अलावा अगर आप यूएसएमएलई क्रैक करके यूएस और यूके से पीजी करना चाहते हैं तो इजिप्ट के अंदर स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, वहां पर अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी और मंसूरा यूनिवर्सिटी के अंदर मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम है, जो कि अलग से एक पूरा प्रोग्राम है, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में, और ये पूरा कोर्स डिजाइन भी किया गया है और मॉनिटर भी किया जाता है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके द्वारा। इसकी डिटेल्स अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दे रहा हूं यहाँ पे लिंक पे, आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो इससे आपको ये फायदा होता है कि अगर आप गेटवे टू यूके या गेटवे टू यूएस ढूंढ रहे हैं तो ये भी एक आपको अपर एज देता है। और यहाँ पर एक माहौल है आपको यूएसएमएलई और प्लैब क्लियर करने का। ज्यादातर प्रोफेसर जो हैं वो यूएस और यूके से पढ़े हुए हैं, और स्टूडेंट्स भी काफी सारे स्टूडेंट्स वहाँ यूएसएमएलई और प्लैब क्वालिफाई करते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन भी करते हैं, और ये उनका गोल भी होता है। इस वजह से आपको एक माहौल मिलता है और आप इसको आराम से क्रैक कर पाते हैं। तो इस लिस्ट में भी आपको इजिप्ट में और नेपाल में एक एज मिलता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बजट की, तो क्योंकि ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर होता है। तो बजट की बात करें तो बजट में ऑलमोस्ट जो इजिप्ट का बजट है पूरा रहना खाना सब मिलाकर वो 35-36 लाख रुपीस के आसपास आता है। लगभग यही बजट आपका अलग अलग कॉलेजेस में 30 लाख रुपीस से लेकर 40 लाख रुपीस के बजट में आपको बांग्लादेश मिलता है। नेपाल का बजट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यहाँ पे आपको कम से कम 55 लाख रुपीस से लेकर 70 लाख रुपए तक स्पेंड करने पड़ेंगे, तो नेपाल का बजट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें रशिया और कजाकिस्तान, तो यहाँ का भी बजट ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीस से लेकर 35 लाख रुपीस तक मैक्सिमम रहता है। कुछ कॉलेजेस का बजट थोड़ा सा 30 लाख से कम भी होता है, 27-28 लाख तक। तो अगर आप इकोनॉमिकल ऑप्शन पे देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कजाकिस्तान और रशिया, और इसके अलावा बाकी सभी का बजट एक जैसा है, ये 30 से लेकर 35 लाख की रेंज में पड़ते हैं। बस नेपाल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आप ये सब डिसीजिव फैक्टर पे देखते हैं तो मैं आपको एक क्यूमुलेटिव चार्ट दिखा रहा हूं। इस क्यूमुलेटिव चार्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से कंट्री में किस चीज के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, किस चीज के बेनिफिट्स हैं और कहां पर कौन सी चीजों की शॉर्टकमिंग्स है। अगर आप इसके अलावा भी कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आप पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि स्टूडेंट्स को सही डिसीजन लेने में मदद मिले, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। जरा सी गलती, जरा सा गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें एक दो कंट्रीज और हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा बिल्कुल नहीं की है, जिसमें एक चाइना है जो भी ये कंडीशंस को फुलफिल करता है,
लेकिन क्योंकि अभी इंडिया और चाइना की आ, जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा पिछले 2-2.5 साल से इंडिया के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं और अभी तक स्टूडेंट चाइना वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में नहीं रखा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के भी कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी, वो भी ज़्यादातर कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि वो नए ऑप्शंस हैं, अभी कुछ ही साल पहले वहां पर शुरुआत हुई है, इसलिए मैंने उनको भी इस टॉप 5 की लिस्ट में नहीं रखा है। ये सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आप डिसाइड करें गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको कौन से कंट्री में जाना है, आपको किस में अपॉर्चुनिटी दिखती है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिख के बताइए कि आपको इनमें से पांचों में से सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से कंट्री में दिखाई दिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पूरे टीम मेंबर्स आपको हर तरह की मदद करने में हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप सही डिसीजन ले पाए और उसमें हमारा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन रहा तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू।